Hello everyone, myself Sunita Gehlot. Today I am here with a new topic for e-content online classes and for MA Final paper 6. In the previous sections we discussed about the definitions of marriage, characteristics of marriage, goals and function of marriage. Today I am here with the topic forms of marriage, that is विवाह के प्रकार। विवाह जिसे परिणय बंधन भी कहा जाता है, इसकी हमने बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह देखी, हमने इसका कंसेप्ट देखा। आज हम इसके प्रकारों को एक एक करके लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। विवाह के प्रकार अनेक। विवाह जो कि एक परंपरा है, एक संस्था है जो कि हमारे सभी तरह का जो मानव प्रजाति हैं उनमें देखने को मिलता है। यह थोड़े अलग अलग नियमों के साथ होता है। पुरानी संस्कृति में भी विवाह के अनेक रूप देखने को मिलते थे, जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पेशाच विवाह। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। पहला आता है ब्रह्म विवाह। दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। सामान्यतः इस विवाह के बाद कन्या को आभूषण युक्त करके विदा किया जाता है। आज की जो व्यवस्था विवाह है, ब्रह्म विवाह का ही एक रूप माना जाता है। दूसरा आता है देव विवाह। किसी सेवा कार्य, विशेषतः धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना देव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह। कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर, सामान्यतः गोदान करके कन्या से विवाह कर लेना अर्श विवाह कहलाता है। पुरानी संस्कृति में जो वर पक्ष है वो कुछ गायों का दान लड़की के पिता को दिया करता था और फिर उसके बदले में कन्या को ले लेता था और उससे विवाह कर लिया करता था। इस तरह के विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता है। फिर आता है प्रजापत्य विवाह। कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात्य वर्ग के वर से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। फिर आता है गंधर्व विवाह। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। उनके पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष बना। फिर आता है असुर विवाह। कन्या को खरीद कर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। इसमें क्रय विक्रय होता है कन्या का वर पक्ष के साथ। राक्षस विवाह। कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। पुरानी संस्कृति में राजाओं महाराजाओं द्वारा ऐसा विवाह देखने को मिलता था। फिर आता है लास्ट इसमें पेशाच विवाह। कन्या की मदहोशी, गहन निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पेशाच विवाह कहलाता है। तो ये थे हमारी पुरानी संस्कृति में विवाह के प्रकार, जो कि 8 प्रकार के कहे गए हैं। अब हम लेते हैं विवाह के प्रमुख वर्गीकरण। संख्या के आधार पर विवाह के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आता है एक विवाह, मोनोगैमी बोला जाता है। दूसरा इसका प्रमुख जो वर्गीकरण है वो है बहुविवाह, जिसे इंग्लिश में पॉलीगैमी बोला जाता है। इसके 3 फिर वर्गीकरण हैं। पहला है बहुपत्नी विवाह, पॉलीगैमी। दूसरा है बहुपति विवाह, पॉलीएंड्री। तीसरा है द्विपत्नी विवाह, बाइगैमी। ये 3 तरह के बहुविवाह देखने को मिलते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है समूह विवाह, जिसे ग्रुप मैरिज भी बोला जाता है। द मेन टाइप्स ऑफ मैरिजेज आर मैरिज, मोनोगैमी, पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री एंड द ग्रुप मैरिज। अब हम एक एक करके इन विवाह के बारे में देखते हैं, का वर्णन देखते हैं। पहला है एक विवाह, जिसे मोनोगैमी बोला गया है।
एक विवाह। सभी सभ्य समाजों में एक विवाह को आदर्श विवाह के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इस प्रकार के विवाहों में पति का पत्नी पर और पत्नी का पति पर एकाधिकार रहता है, जिससे पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। वेस्टर्न मार्क ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। एक विवाह में एक पुरुष केवल एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है। अब हम लेते हैं एक विवाह के कारण, कॉजेज ऑफ मोनोगेमी, जो कि निम्न है। स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात को बनाए रखने के लिए एक विवाह आवश्यक है। पारिवारिक सुख और शांति को बनाए रखने के लिए एक विवाह सर्वोत्तम है। पारिवारिक सामंजस्य के लिए एक विवाह उपयुक्त है। जहाँ कन्या मूल्य की प्रथा है, वहाँ एक विवाह उपयुक्त है। एक विवाह से लाभ, जो लाभ कहे गए हैं वो है, एक विवाहित परिवार छोटा व सुखी होता है। पति पर पत्नी का एकाधिकार होने से पारिवारिक सामंजस्य अच्छा होता है। परिवार में संघर्ष व तनावों की संख्या कम रहती है। बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा तथा सामाजिकरण अच्छी तरह से होता है। परिवार का जीवन स्तर व स्वास्थ्य स्तर ऊंचा होता है। परिवार अधिक स्थायी होते हैं। परिवार में स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती है। ये तो थे इनके मोनोगेमी के लाभ, एक विवाह के लाभ। लाभ हैं तो कुछ दोष भी हैं। एक विवाह से लाभ की तुलना में दोष जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं। जैसे ऐसे विवाह से निर्मित परिवारों में स्त्रियों में एकाधिकार की भावना, प्रवृत्ति जो है वो अधिक होती है। यौन अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार बढ़ता है। स्त्री या पुरुष में किसी प्रकार की जैविकीय अनुपयुक्तता होने पर परिवार की वंशवृद्धि नहीं हो पाती है। ये जो परिवार है मोनोगेमी, ये दो तरह की होती हैं, स्ट्रेट मोनोगेमी, सीरियल मोनोगेमी। जो स्ट्रेट मोनोगेमी है वो, इसमें रीमैरिज ऑफ द इंडिविजुअल इज़ नॉट अलाउड। इसमें एक बार विवाह होने पर पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी जाती। जबकि सीरियल मोनोगेमी में क्या होता है कि यदि आप किसी पति का या फिर पत्नी के दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने के उपरांत या किसी कारणवश तलाक हो जाने के उपरांत जो व्यक्ति है, पति या पत्नी, एक दोबारा विवाह, पुनर्विवाह कर सकते हैं, परंतु इसमें शर्त यही रहती है कि जो पति या पत्नी है उनकी संख्या एक एक ही रहेगी। इस तरह से यह एक विवाह यानी मोनोगेमी कहलाता है। अब हम लेते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन, जिसे बहुविवाह यानी पॉलीगैमी बोला जाता है। बहुविवाह से तात्पर्य उस विवाह से है जब एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां तथा या एक स्त्री के एक से अधिक पति हों। इसमें दो क्लासिफिकेशन है, पॉलीएंड्री और पॉलीगायनी। पॉलीएंड्री यानी बहुपति विवाह और दूसरा है पॉलीगायनी, जिसे बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। अब हम पहला ले लेते हैं पॉलीएंड्री, जिसे बहुपति विवाह भी बोला जाता है। इस प्रकार के विवाह में एक स्त्री के कई पति होते हैं। डॉक्टर कापड़िया के अनुसार बहुपति विवाह एक प्रकार का संबंध है जिसमें एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं, जिसमें सभी भाई एक पत्नियों का सम्मिलित रूप से उपभोग करते हैं। इस प्रकार के विवाहों में दो स्थितियां देखने को मिलती है, नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री एंड फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, यानी भ्रातृक बहुपति विवाह व अभ्रातृक बहुपति विवाह। जो भ्रातृक बहुपति विवाह है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब एक स्त्री के साथ विवाह करने वाले सभी पुरुष आपस में भाई होते हैं तो उसे फ्रैटर्नल यानी भ्रातृक बहुपति विवाह कहा जाता है। खस जनजाति के लोगों में बड़ा भाई एक स्त्री से विवाह करता है, बाकी सभी भाई स्वतः ही उसे अपनी पत्नी मान लेते हैं। पांडवों का द्रौपदी से विवाह भ्रातृक बहुपति विवाह यानी फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री का एक उदाहरण है। इस प्रकार के विवाह जो है खस, टोडा और कोटा जनजाति के लोगों में भी देखने को मिलते हैं। दूसरा है नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, अभ्रातृक बहुपति विवाह। इसमें जो स्त्री जितने पुरुषों से भी शादी करती है, विवाह करती है, वे ज़रूरी नहीं कि उसके सारे एक साथ भाई हों, आपस में वो पुरुष भाई हों, ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसे अभ्रातृक बहुपति विवाह कहा जाता है। स्त्री प्रत्येक पति के पास बारी बारी से समान अवधि तक रहती है। उत्पन्न संतानों का अपने प्रत्येक पिता की संपत्ति पर समान रूप से अधिकार रहता है। यह विवाह प्रथा टोडा तथा नायरों में पाई जाती है। बहुपति विवाह के भी कुछ कारण रहे हैं, जैसे लिंग अनुपात का असंतुलन, आर्थिक कारण, वधु मूल्य की अधिकता, जनसंख्या नियंत्रण,
भौगोलिक परिस्थितियां आदि। बहुपति विवाह से कुछ लाभ भी रहे, जैसे जनसंख्या नियंत्रण में सहायक, भौगोलिक परिस्थितियां जटिल होने पर सामूहिक रूप से संघर्ष कर परिवार का पालन पोषण, संपत्ति का विभाजन नहीं होता, कृषि योग्य भूमि टुकड़े टुकड़े होने से बच जाती है। लाभ हैं तो कुछ दोष भी हैं। पहला, जैसे यौन अनैतिकता का आधिक्य, लिंगीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, स्त्रियों का स्वास्थ्य स्तर निम्न रहता है, यौन रोगों की संभावना अधिक रहती है। तो ये था पॉलीएंड्री यानी बहुपति विवाह, जिसके हमने लाभ, हानि और कारणों को भी देखा और प्रकारों को भी देखा। अब आता है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो वह बहुपत्नी विवाह कहलाता है। शास्त्रकारों ने बहुपत्नी विवाह की इजाज़त कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दी है, फिर भी उच्च वर्गीय लोगों में, विशेषकर राजाओं में बहुपत्नी विवाह का स्वरूप देखने को मिलता था। राजा दशरथ के भी 4 पत्नियां थीं। विवाह की यह प्रथा आज भी नागा, गोंडा, बेगा, भील, टोडा, लोसाई आदि जनजातियों में पाई जाती है। दक्षिण में नंबूदरी ब्राह्मणों में यह प्रथा पाई जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा इस प्रकार के विवाहों पर रोक लगा दी गई थी। अब इस बहुपत्नी विवाह के कुछ कारण हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, धार्मिक कर्तव्यों के पालन मोक्ष प्राप्ति की लालसा तथा प्रजाति की निरंतरता के लिए पुत्र की प्राप्ति को आवश्यक माना गया है। अतः प्रथम पत्नी से पुत्र प्राप्ति न होने पर उसे जीवित रहते ही दूसरे स्त्री से विवाह कर लिया जाता है। मनुस्मृति में भी लिखा है, बांझ पत्नी के स्थान पर 8वें वर्ष में तथा जिस पत्नी की संतान जीवित नहीं रहती उस पत्नी के स्थान पर 11वें वर्ष दूसरी स्त्री को पत्नी के स्थान पर ग्रहण कर लिया जाए। दूसरा कारण रहा युद्ध व आक्रमण। युद्ध के समय जब स्त्रियों को जीत कर लाया जाता था तो अपने शौर्य के प्रदर्शन के लिए उनसे विवाह कर लिया जाता था। सामाजिक प्रतिष्ठा। मध्यकाल में एक से अधिक पत्नियां रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक था, इसलिए उच्च वर्गीय लोग एक से अधिक पत्नियां रखते थे। आर्थिक कारण। अधिक स्त्रियां कृषि कार्यों में अपना सहयोग प्रदान कर धनोपार्जन कर सकती हैं। इस भावना से भी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन हुआ। कुलीन विवाह प्रणाली का, इसमें भी कुलीन विवाह प्रथा के कारण उच्च कुल में विवाह योग्य पुरुषों की कमी हो जाती थी, जिससे बहुपत्नी विवाह द्वारा पूरा किया जाता था। तो ये जो बहुपत्नी विवाह के जो है बताए गए हैं कारण। बहुपत्नी विवाह से लाभ। कई स्त्रियों के कारण बच्चों की अच्छी देखभाल हो जाती है। जिन पुरुषों में काम वासना की अधिकता होती है उन्हें यौन संतुष्टि के लिए परिवार में ही कई स्त्रियां मिल जाती हैं, जिससे यौन व्याभिचार नहीं फैलता है। ये विवाह अधिकांशतः उच्च वर्गीय लोगों में पाए जाते हैं, अतः उत्पन्न संतानें शारीरिक व मानसिक रूप से उत्तम होती है। बहुपत्नी विवाह से हानि निम्नलिखित हैं। परिवार में कई स्त्रियां होने से परिवार में संघर्ष व तनाव देखने को मिलता है। परिवार में संतानों की संख्या अधिक होती है। परिवार पर आर्थिक बोझ अधिक रहता है। पति की मृत्यु हो जाने पर कई स्त्रियां एक साथ विधवा और संतानें पितृविहीन हो जाती हैं। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं कही जाती। बहुपत्नी विवाह यानी पॉलीगाइनी भी 2 तरह के देखने को मिले हैं, सोरोरल पॉलीगाइनी और नॉन सोरोरल। सोरोरल जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का सोरर शब्द से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है सिस्टर्स यानी बहनें। जब एक व्यक्ति जो पति है वो एक साथ कई बहनों, एक ही परिवार की जो बेटियां होती हैं उनसे शादी कर लेता है, यानी वो आपस में बहनें होती हैं, तब इस तरह के विवाह को, बहुपत्नी विवाह को सोरोरल पॉलीगाइनी कहा जाता है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट नॉन सोरोरल में जरूरी नहीं कि जो पत्नियां हैं वो आपस में बहनें हों, उनका कोई ब्लड रिलेशन हो। तो ये था बहुपत्नी विवाह। इसके अलावा द्विपत्नी विवाह भी देखने को मिलते हैं, जिसे बाइगैमी बोला जाता है। इसमें कारण ये रहता है कि या तो कोई संतान नहीं होती है, जिस पत्नी से, जिस भी औरत से व्यक्ति शादी करता है, संतान न होने पर, या अत्यधिक बीमार जो है, ऐसी अवस्था में, अस्वस्थ रहने की अवस्था में, जो मजबूरीवश अगर उसे घर संभालने के लिए दूसरा विवाह करना पड़ता है, तो ऐसे में व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं और इसे द्विपत्नी विवाह कहा जाता है। तो ये थे जो है बहुपत्नी विवाह के
प्रकार। अब आता है समूह विवाह, जिसे ग्रुप मैरिज भी बोला जाता है। द मैरिज ऑफ टू और मोर वुमेन विद टू और मोर मैन, हियर द हस्बैंड्स आर कॉमन husbands and wives are common wives. Children are regarded as the children of entire group as a whole. समूह विवाह, इसमें क्या होता है कि एक साथ कई पुरुष कई महिलाओं के साथ विवाह करते हैं। इसमें एक जो पति होता है उसकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं, और जो एक पत्नी होती है उसके बहुत सारे पति होते हैं। यानी जो पति और पत्नियां हैं वो कॉमन रहते हैं दोनों ही पति और पत्नियों के बीच, और जो संतानें होती हैं वो पूरे ग्रुप की, पूरे समूह की संतानों के रूप में उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। तो ये जो विवाह हैं वो समूह विवाह कहलाते हैं, और हमारे ही भारतवर्ष में बहुत सी जनजातियों में ऐसे समूह विवाह भी देखने को मिलते हैं। तो ये थे हमारे जो आज का जो टॉपिक है विवाह, उसमें हमने बहुत सारे विवाहों के बारे में देखा, जो कि हमारे प्राचीन संस्कृति में 8 तरह के विवाह, जो कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गांधर्व विवाह, पेशाच विवाह के रूप में प्रेजेंट थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पति पत्नी की संख्या पर के आधार पर जो जनजातियों में विवाह प्रचलित हैं उनके बारे में भी हमने जाना और समझा। इसी के साथ यह जो टॉपिक है आज विवाह के प्रकार, वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ विवाह के प्रकारों को आपने अच्छी तरह से जाना व समझा होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो विवाह चैप्टर से ही आगे का लेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।